जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। जब आपके पड़ोस का घर जलता है तो धुआं आपकी खिड़कियों से भी अंदर आता है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की राजनीतिक, लोकतांत्रिक और युवाओं के भविष्य की कहानी है। सवाल है, नेपाल की सड़कों पर अचानक इतना गुस्सा क्यों उमड़ा? क्यों जनजेड कहे जाने वाले युवा जो मोबाइल और इंटरनेट के साथ पैदा हुए संसद पर हमला करने लगे? और क्यों सुरक्षा बलों की गोलियों से 19 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई? सरकार का दावा है कि उसने सोशल मीडिया कंपनियों को कानूनी ढांचे में लाने के लिए बैन लगाया था। युवाओं का कहना है कि ये सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो हमारी आवाज को दबाना है, हमको चुप कराना है। सवाल यह कि सच्चाई आखिर है तो है कहाँ? 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। ये नाम बड़े नाम हैं: फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स जो पहले ट्विटर था, रेडिट, स्नैपचैट, लिंक्डइन, सिग्नल आदि इत्यादि। यानी वह पूरा संसार जिसमें आज का युवा सांस लेता है, संवाद करता है, नौकरी ढूंढता है और विरोध भी करता है। सरकार का कहना था ये कंपनियां रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही थी और ये हमारे कानून का उल्लंघन है, लेकिन जनता इसे सेंसरशिप मान रही थी। याद कीजिए, नेपाल में टिकटॉक पहले भी बैन हो चुका था। सरकार ने कहा था फेक न्यूज और समाज में नफरत फैला रही जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको बैन करेंगे। लेकिन असल में टिकटॉक पर जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें सरकार और सत्ता की आलोचना होती थी। यानी गुस्सा पहले से जमा था, बस चिंगारी भड़कने की देरी थी। 4 सितंबर को वह चिंगारी आग में बदल गई। 8 सितंबर को राजधानी काठमांडू की सड़कों पर दसियों हजार युवा उतर आए। हाथ में तख्तियां थी: शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, हमारी आवाज बंद नहीं होगी। ऐसे नारों के साथ युवा आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने पहले पानी की बौछार की, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर की गोलियां चलाई गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से साफ तौर पर मना कर दिया। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि सेना तक को बुलाना पड़ा और फिर लाइव गोलियां चलाई गई। उस दिन कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। कहने को यह दंगा था, लेकिन असल में युवाओं की चीख थी। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया का बैन इतना बड़ा विस्फोटक आखिर क्यों बना? क्या सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब के बंद होने से संसद पर हमला हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। असल जड़ें आखिर हैं कहाँ? बेरोजगारी। नेपाल के लाखों युवा हर साल गल्फ देशों और मलेशिया नौकरी पर जाते हैं। गांव खाली हो रहे हैं और देश विदेशी कमाई पर टिका हुआ है। दूसरा है भ्रष्टाचार। राजनीतिक दलों पर गहरी पकड़ रखने वाले नेता जनता से दूर हैं। सिफारिश और रिश्वत हर जगह, हर स्तर पर जरूरी हो गया है। प्रतिनिधित्व का संकट। दलित, जनजाति, मधेसी और महिलाएं खुद को हाशिए पर महसूस कर रही हैं। राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल ने 2008 में राजशाही खत्म की, 2015 में नया संविधान लाया, लेकिन स्थिर लोकतंत्र अभी भी उसका सपना है। हर साल सरकार बदल जाती है। जनजेट को लगता है कि यह सिस्टम हमारी नहीं सुनता, हम आखिर जाएं तो कहां जाएं? सरकार ने कहा कि हम सिर्फ यह चाहते थे कि सोशल मीडिया कंपनियां स्थानीय कानून को माने ताकि फेक न्यूज और साइबर क्राइम पर हमारा नियंत्रण हो सके। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह असल मकसद था या यह सत्ता का डर था कि युवा सोशल मीडिया पर मिलकर सवाल न पूछे? अगर कानून लागू करना ही मकसद था तो अचानक 26 प्लेटफॉर्म्स बंद क्यों कर दिए गए? क्या सरकार ने पहले जनता से संवाद नहीं किया? क्या कंपनियों से बातचीत की, या फिर यह शक्ति प्रदर्शन था, सरकार का शक्ति प्रदर्शन? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, यह सवाल नेपाल की सड़कों पर मारे गए 19 नौजवान पूछ रहे हैं, उनके परिवार पूछ रहे हैं, और वे पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या सिर्फ कागज पर ही रहने वाली चीज है? मौतों के बाद दबाव इतना बढ़ा कि गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या इस्तीफा देना ही समस्या का समाधान है? क्या इससे 19 परिवारों को न्याय मिल सकेगा?
क्या इससे बेरोजगारी खत्म होगी? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बलि का बकरा मात्र है? अब नेपाल का इतिहास भूगोल भी समझ लिया जाए। 1990 का जन आंदोलन जो राजशाही के खिलाफ था, 2006 का जन आंदोलन माओवादी विद्रोह और लोकतंत्र की मांग पर था, 2025 का यह आंदोलन जन जेड का आंदोलन जो कह रहा है हमें अभिव्यक्ति चाहिए, हमें जवाबदेही चाहिए। हर दशक में नेपाल की जनता सड़कों पर क्यों उतरती है? सवाल यह है कि क्या हर बार सड़कों पर खून ही गिरेगा, या कभी सत्ता सचमुच जनता की होगी? ताजा समाचार यह है कि नेपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो बैन लगाए थे वो हटा लिए हैं। इससे कुछ राहत की बात जरूर है। अब देखते हैं साथियों, भारत और दुनिया की क्या नजर है इस पर। भारत चिंतित है क्योंकि नेपाल में अस्थिरता का असर सीधा यहाँ पड़ता है। चीन देख रहा है क्योंकि वह नेपाल में निवेश कर रहा है। अमेरिका और यूरोप देख रहे हैं क्योंकि यह लोकतंत्र की परीक्षा है। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है, कहा है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी दशा में कुचला नहीं जा सकता। यानी नेपाल की गलियों से उठती आवाज और वैश्विक कानों में भी गूंज रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, नेपाल आखिर जाएगा कहां? उसके पास 3 रास्ते हैं। सरकार पीछे हटे, बैन को खत्म करे और युवाओं से संवाद शुरू करे, जो कि अब शुरू हो चुका है। सरकार ने बैन खत्म कर दिया है और संभवतः युवाओं से संवाद भी शुरू कर दिया है। सरकार और कठोर हो, इंटरनेट पर और नियंत्रण लगाए और आंदोलन को हिंसक बनने दे। और तीसरा है कोई समझौता निकले जहां कंपनियां कानून माने और जनता की आवाज भी बनी रहे। लेकिन अगर असली मुद्दे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रतिनिधित्व नहीं सुलझाए गए तो यह आग बार बार भड़कती रहेगी, सुलगती रहेगी। नेपाल की कहानी अधूरी है। संसद पर हमला हो चुका है। 19 परिवार अपने बच्चों की लाशों पर रो रहे हैं। हजारों युवा घायल होकर अस्पतालों में पड़े हैं। सरकार अभी बचाव की मुद्रा में है। लेकिन सवाल वही है कि क्या यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बचाने का है, या यह आंदोलन लोकतंत्र बचाने का है? नेपाल की गलियों से आती यह आवाज हमें आज भी याद दिलाती है कि लोकतंत्र कोई अस्थायी चीज नहीं है। इसे हर पीढ़ी को बचाना ही पड़ता है। आज नेपाल का जनजेड यह लड़ाई लड़ रहा है, कल यह लड़ाई कहीं और भी हो सकती है। सवाल है कि क्या सत्ता सुनने को तैयार है या फिर सिर्फ दमन करने को? देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।